हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें कि हम पूरी 9th मंथ की बात करने वाले हैं, यानी फ्रॉम 1 to 9 मंथ जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, वो कौन सी डिफिकल्टीज फेस कर रही होती है इस टाइम पीरियड में, और जो बेबी है उसकी ग्रोथ जो है वो कितनी हो गई होती है हर एक मंथ में, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो लोग उस लेडी का ध्यान रखते हैं उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है इस बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं मंथ नंबर 7 पे, यानी 6 महीनों की बात हमने कर ली है कि 6 महीने में क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है, उसके साथ क्या सावधानी रहनी चाहिए, क्या मेरे सजेशन है आपके लिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी। आज हम बात करने वाले हैं 7वें महीने की। 7वें महीने की हम बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, लगभग 5 से 10 मिनट का, 5 से 7 मिनट का टाइम लूंगी। एक्चुअली मेरे 2 फैमिली मेंबर्स के कमेंट है। मेरी ये जो फैमिली है, जो आप लोग हो, उन्हीं में से 2 लोगों ने मुझे कमेंट किया है, तो मुझे उनका रिप्लाई भी करना है, तो मैं यहीं पर उनका रिप्लाई कर देती हूँ। और जो जिन लोगों को उनके रिप्लाई नहीं देखने हैं वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, 5 से 7 मिनट आगे बढ़ाकर फिर इस सीरीज को पूरा देख लें। पहला जो कमेंट है वो मैं खुशी जी का लेना चाहूंगी। खुशी जी, आपका जो कमेंट है, जो मैंने देखा अपने वीडियो के नीचे आपने डाला है, उसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा मुझे दुख फील हो रहा है। मैं बस आपसे यही कहूंगी कि पेशेंस बनाए रखिए, बहुत जिसे बोलते हैं धैर्य से काम लीजिए। मुझे पता है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फेज है। एक्चुअली मैं बता दूं कि जो मेरी खुशी जी हैं, उनके साथ एक्चुअली हुआ ये है कि उनका 1.5 महीने का बेबी था और उनका जो बेबी है वो खराब हो गया है। तो खुशी जी, मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप मुझसे ये पूछ रही हैं कि मुझे अब अगला बेबी के लिए कब प्लान करना चाहिए और मुझे क्या खाना पीना चाहिए। तो माय डियर, मैंने एक वीडियो डाला है जो कि मिस कैरेज से रिलेटेड वीडियो है, चैनल पे आप उसको देख लीजिए, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, चूंकि आपने जो ब्लड टेस्ट करवाया है, तो उसकी पहले आप रिपोर्ट देखिए कि आखिर इस मिस कैरेज का, ये जो मिस हैपनिंग आपके साथ हुई है, इसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, वो बेबी में कोई डिफेक्ट था या फिर कोई और प्रॉब्लम थी, आपका मूवमेंट ज्यादा, या कुछ खाने पीने का, मतलब कुछ तो फैक्टर होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जो टेस्ट के थ्रू पता चल जाती हैं, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज है तो पहले आप उसको पता कीजिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो अगर प्रॉब्लम को देख कर उसको जांच परख के किया जाए तो वो ज्यादा सटीक होता है। अंधे में ऐसे तीर चलाना वो उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो माय डियर, आप अपनी गायनी के पास जाइए, जिनके पास अभी तक आप जा रही थी। एक बार तो आपको उनके पास अभी जाना ही पड़ेगा उस रिपोर्ट को समझने के लिए। उस रिपोर्ट को उनसे समझिए कि उस ब्लड टेस्ट में जो कि आप करवा कर आई थी उसमें क्या निकला हुआ है, किस वजह से जो आपका बेबी है वो खराब हो गया। एग्जैक्टली आप उनसे यही पूछेगा जो मैं पूछ रही हूँ कि मैम आप मुझे ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था, या मेरे बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट था, या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग मुझसे हो गई जिस वजह से ऐसा हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या है आप मुझे बता दीजिए। तो आप रीजन फाइंड आउट कीजिए, देन उसके बाद हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। अगर हार्मोन्स की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई जेनेटिकली डिफेक्ट होगा, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अगली प्रेगनेंसी में बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर कोई हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जब भी आप कंसीव करने वाली हो, तो उससे पहले कोई एक गायनी जो भी आपकी नजर में अच्छी हो, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा हो, या जो इस तरह से मतलब आपको ठीक लगे, उनके पहले से टच में रहिए और उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो मैम मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है पहली बार, तो अब मुझे क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो वो आपको, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम ये हुई होगी, तो आपको एक इंजेक्शन देंगे जिससे आपको ये प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। ठीक, वो जो मेरा मिसकैरेज वाला वीडियो पड़ा है उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस हार्मोन्स की वजह से ये होता है। और अगर कोई और प्रॉब्लम होगी, थायराइड, शुगर, बीपी, या और भी जो चीजें होती हैं, अगर वो कुछ होगा तो उससे रिलेटेड चीजें आपको पहले ही ध्यान रखनी है। और आपने ये पूछा है कि मैं कब कंसीव करने की कोशिश करूं फिर से दोबारा, तो मैं आपको ये कहूंगी कि डियर, आपको अभी कम से कम 1 से 2 महीने तो रुकने ही चाहिए, क्योंकि एक तो मेंटली आप अभी उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं होंगी। आपके साथ जो ये मिस हैपनिंग हुई है उसका आपके ऊपर बहुत असर पड़ा होगा, मैं समझ सकती हूँ उसको। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए।
मुझे खैर ये तो नहीं पता ये आपका फर्स्ट बेबी है या सेकंड या कितने नंबर का बेबी है और आपकी शादी को कितना दिन हुआ। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है तो अपने आप को थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, 1 से 2 महीने रुकिए, अपना खान पान अच्छे से रखिए। खान पान में आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, हेल्दी खाना खाइए। और 1 से 2 महीने अगर आप कंसीव करना की सोच रही हैं 2 महीने, तो अभी से ही आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसको थोड़ा सा हेल्दी रखिए, थोड़ी सी हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए अभी थोड़ा दिन रुक करके, जब आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगे तब। तो ये सारी चीजें आप कीजिए। और उसके बाद जब आप कंसीव करने के लिए अब सोचें तो आप पहले से ही आप फॉलिक एसिड लेना जरूर शुरू कर दें, जरूर शुरू कर दें। इसीलिए मैं फॉलिक एसिड पे बहुत ज्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है वो जो प्रॉब्लम बेबी में आ रही होती है उसके लिए बहुत मतलब जिम्मेदार ये विटामिन है। तो इसको आपको लेना ही लेना है, इसकी वजह से आपका बेबी का ग्रोथ अच्छा रहेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए आप उसको जो है थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए, उसको थोड़ा सा लीजिए, फॉलिक एसिड पहले से लीजिए और पहले अपने आप को हेल्दी बनाइए, खाइए पीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए। मेंटली जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक फील करें, तो ही फिर आप अगली प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। और कोशिश करें कि आपके जो हस्बैंड है, आपके जो हस्बैंड हैं, उनकी भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग की क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन स्पर्म की क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है या स्पर्म से कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम वहां से हो रही होती है तो भी बच्चा खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने साथ साथ अपने हस्बैंड के ऊपर भी ध्यान रखना है कि वो भी हेल्दी खाएं। अगर स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ भी है तो उसको हटाइए, उसको नहीं लीजिए, बाहर की चीजें कम कीजिए। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको खाने से, जिस लाइफस्टाइल से हेल्दी स्पर्म बनते हैं, तो उन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए, अपना भी अपने हस्बैंड का भी। हेल्दी एक्सरसाइज कीजिए, कुछ दिन आप लोग ये पैटर्न को फॉलो कीजिए, उसके बाद फिर आप अगली प्रेगनेंसी के लिए जो है ट्राई कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अपनी गायनी से अभी जाकर एक बार और मिलना है, रीजन जानने के लिए कि रीजन क्या था, किस कारण से ये मिसकैरेज हुआ है 1.5 महीने का। तो इसको जरूर आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो अब आई होप मेरी चीज़ें आप समझ गई हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है अभी भी, तो आप आराम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं मेरे नंबर पे, या फिर मैसेज करके पूछिएगा, क्योंकि कॉल जो है वो मुझे पता नहीं होता किसका नंबर है, तो सारी कॉल्स रिसीव नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से जो है आप मैसेज कर लीजिएगा या फिर आप जो है कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं देख लूंगी। अब दूसरा जो कमेंट है, थोड़ा सा टाइम और है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा जो कमेंट है वो है रिचा जी का। रिचा जी ये बोल रही हैं कि मैम मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है एंड उसमें से स्मेल भी आ रही है। तो रिचा जी मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपना एक यूरिन टेस्ट जरूर करवाइए। यूरिन इन्फेक्शन जब होता है, यानी कि यूटीआई जब होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है इचिंग की, बर्निंग की, ये सारी चीजें होती हैं, स्मेल आती है व्हाइट डिस्चार्ज से। और वो व्हाइट डिस्चार्ज किस तरीके का है, क्या वो कर्डी टेक्सचर दिए हुए है, किस तरीके का है, ये भी देखना जरूरी है। तो आप एक अपना जो यूरिन टेस्ट है वो जरूर करवा लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर ये नॉर्मल है। तो अब बात करते हैं, हम आते हैं अपने 7 मंथ पे। तो जो लोग देख रहे थे वो थोड़ा सा 7-8 मिनट अगर है तो उसको आगे बढ़ा लें, क्योंकि देखिए आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, तो मैं आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों के जो कमेंट हैं, उनको मैं इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मेरा आपसे एक लगाव है। मैं आपको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती हूँ, मैंने आपको अपना फैमिली माना है। तो अगर आपके साथ कुछ होता है तो उस बारे में बात करना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये समय दिया। अब बात करते हैं 7 मंथ की। तो देखिए अगर बात करें 7 मंथ में, तो लेडी के साथ क्या हो रहा है, तो होता है लेडी का जो है वजन जो है, जो वेट है वो बढ़ रहा होता है, बेबी का जो वेट है वो भी बढ़ रहा होता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपका जो बेबी बम्प है, यानी कि जो आपका पेट है, बेली है, वो दिखने लगता है, आपके बेली बटन भी बाहर आ रही होती है, आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है। इचिंग की प्रॉब्लम मैंने बताया, अगर वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सेस है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि वो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है लीवर से रिलेटेड। अगर नहीं, नॉर्मल है, तो बस आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखिए। आपके ब्रेस्ट से जो है वो सिक्रीशन थोड़ा बहुत दिख सकता है, तो उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं लेना है, आराम से रहना है। और मैंने आपको अब हमेशा बताया है कि अपने ब्रेस्ट को, जैसे कि आप अपने पेट को, अपने स्टमक को मॉइस्चराइज रखते हैं, अच्छे से हाइड्रेट रखते हैं, वैसे ही आपको अपने ब्रेस्ट एरिया पे भी अच्छे से जेंटल मसाज करना है, ताकि बाद में आपको फीडिंग में प्रॉब्लम ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार आप पेट को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वहां से तो सिर्फ स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे, लेकिन अगर आपने ब्रेस्ट को
एज इट इज छोड़ दिया तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। किस चीज में ये आपको प्रॉब्लम देने वाला है कि जब आप फीडिंग कराओगे बच्चे को तो आपको बहुत पेन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप जेंटल मसाज अपने ब्रेस्ट पे भी करेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। अपनी स्लीपिंग पोजीशन पे आप ध्यान दीजिए कि स्लीपिंग पोजीशन लेफ्ट साइड ही रखिए, क्योंकि अब बेबी जो है ब्लड फ्लो उसको मिलना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। इसलिए कोशिश कीजिए लेफ्ट को ही सोइए। थोड़ी बहुत देर के लिए आप राइट सो गए तो अलग की बात है, और स्ट्रेट तो आपको बिल्कुल नहीं सोना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इस महीने से एग्जैक्टली आपको अपने बेबी की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करनी है। मैंने आपको 6वें महीने से ही बताया था कि आप इसको सीख लीजिए, आदत में ले आइए। अगर आप जैसे कि 2 घंटे है, 2 घंटे में लगभग बेबी 10 बार किक करता है। किसी का बेबी 8-9 हो सकता है, लेकिन इससे और कम नहीं होना चाहिए। इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आपको अपनी बेबी का मूवमेंट 2 घंटे में 9 से 10 बार फील नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करके आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, कि क्या रीजन हो सकता है। इस समय जो है, इस समय से आपको जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये है कि आपका जो स्टमक है वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ये डिफरेंस करना आना चाहिए कि क्या ये जो पेन है ये लेबर पेन है या फिर ये फॉल्स लेबर पेन है। क्योंकि अगर ये लेबर पेन होगा तो ये जो है ये धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, और ये इसकी जो जिसे बोलते हैं कि दर्द होने की मतलब ज्यादा ये होता रहेगा। एक तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, यानी कि पहले आपको 5 मिनट में होगा, फिर 3 मिनट में, फिर 2 मिनट में, इस तरीके से वो जल्दी जल्दी होगा, और फ्रीक्वेंसी भी उसकी तेज होगी, धीरे धीरे वो तेज होता जाएगा। लेकिन अगर वो फॉल्स लेबर पेन होगा तो वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट के लिए आपका पेट जो है वो स्टिफ हो सकता है, बिल्कुल टाइट हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे बच्चा बिल्कुल टाइट हो गया, इधर उधर नहीं, लेकिन वो कुछ ही देर के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और इस समय सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपना जो बैग है वो डिलीवरी बैग अपना तैयार कर लेना है, क्योंकि 7 मंथ से वो टाइम स्टार्ट हो जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी कब होगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज हुई कि कल हुई, कोई जरूरी नहीं है कि 7 मंथ में नहीं होगी, 8 मंथ में नहीं होगी, या कुछ लोगों की तो 9 मंथ क्रॉस करने के बाद भी नहीं होती है। तो ऐसे में आपको अपना बैग जो है वो तैयार करके रखना है, ताकि अगर कभी भी ऐसी मतलब आपको प्रॉब्लम आ जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, वाटर ब्रेक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो सडनली आप आराम से मेंटली प्रिपेयर रहें कि हाँ आपका बैग तैयार है, आपकी जरूरी चीजें आपके बच्चे से रिलेटेड और आपसे रिलेटेड वो सारी चीजें आपके पास हों। मैंने ये जो जिसे बोलते हैं कि ये सारी चीजें आपको बता दी आपके अंदर क्या हो रही होती हैं। अब बात कर लेते हैं बेबी की। बेबी जो है उसका वजन बढ़ रहा होता है, उसकी लंबाई बढ़ रही होती है। लगभग जो आपका बेबी है वो 14 इंचेस का हो चुका होता है, और उसका वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास आराम से हो चुका होता है। तो बेबी का भी वेट बढ़ रहा है, आपका भी वेट बढ़ रहा है। हाँ, आपका कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए फाइबर रिच चीजें लीजिए, और पैरों में अच्छे से जेंटली मसाज कीजिए, सोने की पोजीशन रखिए। बेबी जो है वो आपकी लाइट को समझने लगा है, जो रोशनी होती है ना उसको समझने लगा है कि कब लाइट हो रही है, कब अंधेरा हो रहा है, इन चीजों का उसको ज्ञान होने लगा है। अब आपका बच्चा जो है वो ड्रीम करने लगा है, यानी कि वो ड्रीम कर सकता है, सपने देख सकता है इस टाइम में। और आपका जो बेबी है वो थम भी सक करता है, स्माइल करता है, यानी फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझता है। आप जो भी बोलते हैं वो सारी चीजों को समझ रहा होता है। तो अपने आसपास अपने जो माहौल है उसको बहुत ही हेल्दी रखिए। कोशिश कीजिए कि आप भी अपने बेबी से कनेक्ट होइए, उससे बात कीजिए, और उसके फादर को भी कुछ देरों के लिए कनेक्ट करिए, उनसे भी बात करवाइए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें खाने पीने में, तो खाने पीने में मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा आपको हेल्दी चीज़ें जो हैं वो तो लेनी ही लेनी है। जैसे कि आपको मैं कई बार बताती हूँ कि फ्रूट्स लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, फाइबर रिच फूड लेना है, घर का खाना लेना है, बाहर की चीज़ें नहीं लेनी है, कच्ची चीज़ें नहीं लेनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जो है एडिशनल बिना मतलब की ज़्यादा शुगर नहीं लेनी है। हालांकि क्रेविंग हो सकती है लेकिन नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसे में डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है। और आपको ऊपर से सॉल्ट नहीं लेना है, क्योंकि इससे बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है और वो जल्दी जाते नहीं। तो आपको ध्यान रखना है। और ऑपरेशन वगैरह की अगर बात आती है तब भी जो है बीपी आपका नॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है, बीपी शुगर। तो इसलिए आपको इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखना है। आपको ऊपर से कोई भी चीज जैसे सैलेड में ले लिया, फ्रूट्स में ले लिया,
तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो सॉल्ट है उसको आपको अलग से नहीं लेना है। आपको बहुत ज़्यादा अब आगे झुकने की कोशिश नहीं करना है। जैसे पहले के समय में दादी वगैरह, नानी वगैरह क्या कहा करती थी कि इस समय में आगे नहीं झुको, बच्चा डरता है। तो अब जो भी उसके है लेकिन वो पहले की बात, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आगे नहीं झुकना है, क्योंकि ऐसे में डर है कि आप गिर सकती हैं। क्योंकि इस समय जो है वो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको चक्कर आने लगता है। मतलब अगर आप अचानक से उठते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत आराम से चलना है, बहुत तेज तेज से नहीं चलना है, आगे आपको नहीं झुकना है। इन सारी चीजों का आपको जो है वो ध्यान रखना है। जब भी उठिए आराम से उठिए, जब लेटी हैं तो बायां करवट लेकर ही आराम से उठिए। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अब जो है आपके डॉक्टर जो है वो अभी तक आपको हर महीने एक एक महीने के अंतर पर बुला रहे थे, लेकिन अब जो डॉक्टर हैं वो आपकी विजिट 15 दिन पे करेंगे। लाइट नहीं है इसलिए एक्चुअली मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो 15 दिन पे जो है वो डॉक्टर विजिट बुलाएंगे आपको कि 15 दिन पे आप आइए। उसका रीजन ये है कि वो बच्चे की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, बच्चे की सांस अच्छे से चल रही है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, इसलिए वो 15 दिन पे बुलाते हैं। और जब 9वां महीना लग जाता है तब तो वो एक एक हफ्ते पे बुलाने लगते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अपने डॉक्टर से विटामिन ई और विटामिन सी के बारे में बात करना है। विटामिन ई और विटामिन सी रिच फूड तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन विटामिन सी जो है उसको भी आपको मतलब लिमिट में लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर आपको देखना है डिफिशियंसी है तो डॉक्टर से बात करना है आपको। इन सारी चीजों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो मैंने आपको पिछले में नहीं बताया था कि जो यूरिन की प्रॉब्लम है, यानी यूरिन अर्ज आपको जल्दी जल्दी हो सकती है, क्योंकि आपका जो बेबी बम्प है, यानी कि जिसे आप बोल सकते हो जो आपका गर्भाशय है वो अंदर से बढ़ रहा है। तो जो प्रेशर है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो इस वजह से आपको यूरिन बार बार लग सकती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को, नींद जो है, नींद आपकी जो है इस महीने से धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि जो बेबी है आपका वो बहुत किकिंग करेगा। कुछ बच्चों का टेंडेंसी होता है कि वो दिन में तो आराम से होते हैं लेकिन रात में किकिंग ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में नींद की जो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोशिश करना है कि अगर दिन में भी टाइम मिले तो अपनी नींद को पूरा कर लेना है, नींद ले लेना है। अब अगर बात करें टेस्ट की, तो इस समय 2 टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं जिनको आपको कराना है, जिसमें से एक है TSH, यानी कि ये थायराइड का टेस्ट होता है और इसको कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप करा लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं आपका थायराइड बढ़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो बेबी को भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं तो उसको आप करा लीजिए। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी टेस्ट होता है। वो टेस्ट ये होता है कि इसमें ये देखना है कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, वो आपका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, यानी कि जो RH फैक्टर होता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो हस्बैंड का नेगेटिव है, वाइफ का पॉजिटिव है, या दोनों का पॉजिटिव है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर वाइफ का जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव होता है और हस्बैंड का RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, तो ऐसे में डॉक्टर एक एंटीटी जो इंजेक्शन है वो देते हैं और कुछ टेस्ट भी कराते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये वाला जो टेस्ट डॉक्टर कहेंगे, अगर आपका RH फैक्टर नेगेटिव है, आप टेस्ट करा के देखो नेगेटिव है, तो ये इंजेक्शन आपको जरूर लगवाना है। और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, ये खुद मैंने झेली है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मेरा जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप है O एंड मेरा RH फैक्टर नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो O- मेरा ब्लड ग्रुप है, और मेरे हस्बैंड का B पॉजिटिव है, मेरा O नेगेटिव है, उनका B पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमारी बच्ची को प्रॉब्लम हुई थी। और प्रॉब्लम ये हुई थी हमारी बेबी को कि जब वो पैदा हुई थी तो उसको एक दिन के बाद जो है वो जॉन्डिस हो गया था। और वो जॉन्डिस है, डॉक्टर का कहना ये था कि इसके लिए हम लोगों ने सिकाई वगैरह जो थी वो करवाई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये कह रहे थे कि 1 वीक यानी कि 1 वीक जो है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके बाद ही ये डाउन आना स्टार्ट होगा। उसके पीछे रीजन है आपका ब्लड ग्रुप। तो ऐसे में आपको, इसीलिए मैं पहले से कह रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस प्रॉब्लम का तो कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अपना ये करवा लें, टेस्ट करवा लें, और जो इंजेक्शन होता है डॉक्टर से एंटीटी का वो लगवा लें। तो अपना ब्लड ग्रुप जरूर टेस्ट करवा लीजिएगा। मुझे लगता है कि इस मंथ से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली हैं। अब जो लोग ध्यान रखते हैं अपने वाइफ का, या उनके साथ उनकी सिस्टर हैं या कोई भी है जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके साथ जो उनका ध्यान रखने वाला है, ये ध्यान रखिए कि उनको थोड़े थोड़े समय पे ब्रेक दीजिए। अब वो थोड़े थोड़े समय पे थकान फील कर सकती हैं, खड़े खड़े अगर ज्यादा देर तक खड़ी हैं, काम कर रही हैं, तो उनको चक्कर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब वो खड़े हों, ज्यादा काम करें, तो आप उनके आसपास ही रहें, उनको सपोर्ट करने के लिए
और उनको जो है लिक्विड इनटेक उनका बढ़ाइए, उनको थोड़ा लिक्विड जो है अच्छे से दीजिए, ग्लूकॉन-डी वगैरह लेकर के आइए, उनको ग्लूकॉन-डी वगैरह दे दीजिए, उनकी एनर्जी इस समय थोड़ी सी हाई रहे। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उनको खाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो भी जिसे बोलते हैं छोटी, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो देना है। उनको कुछ अच्छी चीज़ें पढ़कर सुनाइए। अगर मान लीजिए उनका पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो आप बैठिए, आप रीडिंग कीजिए, उनको कुछ अच्छी चीज़ें पढ़कर सुनाइए, कुछ अच्छी बातें कीजिए। वो थोड़ा सा इस समय उनके बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, पेन की, फॉल्स लेबर पेन है, पैर में पेन है, कमर में पेन है, तो ऐसे में आप उनका हल्का सा मसाज कर सकते हैं और उनको आराम से एक जिसे बोलते हैं स्मूथ प्यार से थोड़ा सा करेंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होता है। तो जब रात में भी वो यूरिन के लिए कई बार उठती हैं तो थोड़ा सा आप उनका ध्यान उस समय भी ज़रूर रखिए और कोशिश कीजिए कि लाइट जो है वो जला कर रखिए बाथरूम की, क्योंकि अंधेरे में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। आई होप इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है इस मंथ से रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी बची रह गई है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, कॉमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और खुशी जी, मैंने जो आपसे बातें कही हैं कि अपनी गायनी से मिलकर ये आप ज़रूर कंफर्म कीजिए कि जो आपके साथ मिस हैपनिंग हुई है, जो 1.5 महीने का बेबी आपका ख़राब हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या थे। क्या वो जेनेटिक कोई प्रॉब्लम थी या हार्मोनल प्रॉब्लम थी या वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसको ज़रूर अपने डॉक्टर से फाइंड आउट कीजिए। उससे हेल्प मिलेगी कि अगली प्रेगनेंसी में हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसको जान करके। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा, बहुत जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी को भी दीजिए, अपने दिमाग को भी दीजिए। थोड़ा सा अच्छे से आप रिलैक्स होइए, पहले से नॉर्मल होइए, अच्छे से खाना पीना खाइए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, फिर आप दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में सोचिए। रीज़न लेकिन आप ज़रूर फाइंड कीजिएगा। और ऋचा जी, आप अपना यूटीआई का जिसे बोलते हैं यूरिन टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि होगा 8th मंथ का वीडियो। बहुत जल्दी हम डिलीवरी के करीब पहुंचने वाले हैं। सच में खुशी मुझे भी हो रही है। और आप लोग मेरे साथ अपनी गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो लोग जो लोग पूरा मतलब अपना 9 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं या जब भी उनकी डिलीवरी हो जाती है तो आपके पास बेबी गर्ल आई है या बेबी बॉय आया है, तो मेरे साथ अपनी खुशियाँ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे लगेगा जान करके कि इस जर्नी में मैं आपके साथ चली थी और फाइनली वो जर्नी है कहाँ किस मुकाम पर पहुँची है, क्या आपको मिला है बेबी गर्ल या बेबी बॉय, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कॉमेंट्स का। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।